डियर फ्रेंड्स, आज है 22 मई 2026 और साथ ही साथ आज है 23 मई 2026। डबल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम 22 मई और 23 मई के दोनों दिनों के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कल वीडियो नहीं बना पाए थे। आज हम उन वीडियो को भी कवर करेंगे, उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किस नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित किया जो अनुवांशिक विकारों के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय पहल है? ए. संजीवनी नेटवर्क, बी. उम्मीद नेटवर्क, सी. आरोग्य भारत मिशन और डी है जीवन ज्योति योजना। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्वास्थ्य से संबंधित, तो इसका सही आंसर है उम्मीद नेटवर्क। हाल ही में जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किए। उम्मीद UMMID यह अनुवांशिक विकारों से निपटने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई राष्ट्रीय पहल है। यह भारत का पहला व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो निदान, परामर्श, रोकथाम और जन जागरूकता पर केंद्रित है। इस पहल के अंतर्गत अनुवांशिक निदान, प्रसव पूर्व जांच और अनुवांशिक परामर्श जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उम्मीद नेटवर्क से अब तक लगभग 3 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है। और प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश गोखले ने कहा कि यह पहल नवजात शिशुओं में अनुवांशिक विकारों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस पहल का नाम याद रखिए, उम्मीद। चलिए 22-23 के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्पेशलिस्ट केमिकल कॉम्प्लेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए. मुंबई, बी. अहमदाबाद, सी. नई दिल्ली, डी. हैदराबाद। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और इसका सही आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव हैं तेजवीर सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित केमिकल सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन ASSOCHAM द्वारा किया गया था और भारत के रसायन क्षेत्र में 2040 तक लगभग 10 मिलियन रोजगार सृजित करने की क्षमता बताई है। सरकार ने रसायन क्षेत्र के लिए $1 ट्रिलियन मूल्यांकन का लक्ष्य भी रखा है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो केमिकल स्पेशलिस्ट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो डबल IMP लगा दीजिए इसको। ठीक, तो इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO के एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ए. अमित शाह, बी. नरेंद्र मोदी, सी. राजनाथ सिंह और डी है जगदीश धनखड़। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोला मेडल दिया गया है और एग्रीकोला मेडल दिया जाता है FAO के द्वारा। यह सम्मान खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि, ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिया जाता है और किसानों को सशक्त बनाने और कृषि ढांचे के आधुनिकीकरण की सराहना करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत कार्य किया है, इसीलिए उन्हें एग्रीकोला मेडल दिया गया है। रॉयल नाइजेरियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस सम्मान भी इन्हें मिला है, याद रखिएगा। रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस सम्मान, नॉर्वे का भी सम्मान मिला है उन्हें, और साथ ही साथ स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये दोनों सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीडन सरकार के द्वारा द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान दिया गया है और साथ ही साथ FAO का द्वारा सर्वोच्च एग्रीकोला सम्मान हाल ही में दिया गया है और मेजर स्वाति शांता कुमार संयुक्त राष्ट्र के जेंडर कैटेगरी में उनके प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनरशिप
लास्टिंग पीस के लिए सेक्रेटरी जनरल अवार्ड, यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेजर स्वाति शांता कुमार को। वहीं पर डॉक्टर चंद्रकांत लहार को इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी में प्रतिष्ठित डब्ल्यू रिसर्च हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो कि भारतीय है और पहले भारतीय है। चलिए, हाल ही में शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2026 चुना गया, शीतल देवी को। वहीं ब्रिटिश भारतीय हास्य कलाकार और लेखिका मीरा सियाल को साहित्य, नाटक और दान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय ने न्यू ईयर ऑनर डेम हुड से सम्मानित किया है। तो पुरस्कार को याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। लेखिका है मीरा सियाल, जो कि भारतीय हास्य कलाकार लेखिका है मीरा सियाल। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग वर्तमान में दुनिया में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी है चतुर्थ। सही आंसर है तृतीय। हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग बन चुका है। तीसरे नंबर पे पहले कौन था भैया? तीसरे नंबर पे जापान था। अब तीसरे नंबर पे आ गया है हमारा देश भारत। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग वाला देश है। दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत है। ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार लगभग 22 लाख करोड़ रुपए बताया जाता है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की जो वार्षिक वृद्धि दर है 30 से 40% तक हुई है और सरकार का लक्ष्य है भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर 1 बनाना। सरकार एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलपीजी और इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा दे रही है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित इमुनक पार्क में भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किसने किया? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह और सी है एस जयशंकर, डी है जगदीश धनखड़। सही आंसर है राजनाथ सिंह जी द्वारा। हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और इन्होंने भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन दक्षिण कोरिया के सियोल के इमुनग पार्क में किया। और आपको बता दें, यह स्मारक कोरिया के युद्ध के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया। यह स्मारक भारतीय सेना की 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया के योगदान को समर्पित है। उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के मंत्री क्योन हो यूल ने संयुक्त रूप से किया है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। हाल ही में भारत के किस देश के साथ 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा? ए फ्रांस, बी जापान, सी इटली, डी ऑस्ट्रेलिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको भी पता है। सही आंसर है इटली। भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस पहल का जो उद्देश्य है दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को मजबूत करना। इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी ने रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर यह घोषणा की है। भारत और इटली के बीच में IMEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को विकसित करने के साथ मिलकर कार्य करेंगे और यह कॉरिडोर होगा व्यापार, निवेश और आर्थिक श्रृंखला को मजबूत करेगा। तो 2027 में एक संस्कृति और पर्यटन वर्ष मनाएगा इटली और भारत। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 2 अक्टूबर, सी 21 मई और डी 26 जनवरी। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, इसका सही आंसर है 21 मई। 21 मई को भारत आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। और क्यों मनाता है? क्योंकि 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई थी।
और इसका जो मुख्य उपदेश है युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर करने के लिए जागरूक बनाना। चलिए, ये कुछ मई महीने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एक बार सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस 1 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई को, विश्व प्रेस दिवस 3 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस एवं रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई, यूरोप दिवस 9 मई को, विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है और 11 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई। ये गड़बड़ हो गया है, ये इसको हटा दीजिए, ठीक है। और 14 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस मनाया जाता है 17 मई को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को, विश्व हेपेटाइट प्रशिक्षण दिवस 19 मई को, विश्व तंबाकू दिवस 20 मई को, सांस्कृतिक विविधता संवाद विकास दिवस 21 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व कछुआ दिवस 23 मई, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई, अंतर्राष्ट्रीय लापता बाल दिवस 25 मई, विश्व ड्रैकुला दिवस 26 मई, आपातकाल चिकित्सा दिवस 27 मई, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 29 मई, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न है प्रवासी पक्षी दिवस में, तो 11 मई को है या 13 मई को, कंफर्म करके मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत टेक्स 2026 भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ए 10 से 13 जुलाई 2026, 12 से 15 जुलाई 2026, सी 14 से 15 जुलाई 2026, डी 18 से 21 जुलाई 2026। सही आंसर है 14 से 15 जुलाई 2026 को यह भारत का सबसे बड़ा कपड़ा वस्त्र मेला है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय की सचिव हैं नीलम समीर राव ने भारत टेक्स्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आप उत्पाद आपूर्ति और स्टॉल की जानकारी ले सकते हैं। सतत विकास, पुनर्चक्रण क्षमता और उन्नत वस्त्र प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया गया है और भारत टेक्स 2026 में 72 से अधिक देश इसमें शामिल हुए हैं। ये भारत के लिए मोबाइल ऐप भी शुभारंभ किया गया है, इसका नाम है भारत टेक्स मोबाइल ऐप, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए भोपाल, बी रायपुर, सी लखनऊ, डी नागपुर। इसका सही आंसर है रायपुर में। राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। महोत्सव का आयोजन रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में किया जाएगा। इस महोत्सव में 250 से अधिक किस्मों के आमों की प्रदर्शनी होगी और उनकी उपयोगिता पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय आम महोत्सव है 29 से 31 मई को रायपुर में आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई प्रकार के आम आएंगे, यहाँ पर भी आप देखने जा सकते हैं रायपुर। चलिए, हाल ही में स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय जल उपयोगिता को यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में विश्व की शीर्ष 5 जल उपयोगिताओं में स्थान मिला है? ए दिल्ली जल बोर्ड DGB या BWSSB या सी चेन्नई मेट्रो वाटर, डी मुंबई जल प्राधिकरण। सही आंसर है BWSSB। BWSSB का पूर्ण रूप होता है बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड और ये ग्लोबल वाटर समिट 2026 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में 18 से 20 मई 2026 तक चला। इसमें भारत के BWSSB
जो कि बेंगलुरु का जल आपूर्ति सीवेज सिस्टम है, इसे यूटिलिटी ऑफ द ईयर श्रेणी में शीर्ष 5 स्थान पर रखा गया है। इसमें सऊदी अरब का ACWA पावर, दूसरे नंबर पे स्पेन एक्वालिया, और PUB सिंगापुर का, और फिर वेउलिया फ्रांस का, और फिर हमारा देश भारत चौथे नंबर पर है, जो कि बेंगलुरु की जल आपूर्ति संस्था है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा को दक्षिण अफ्रीका के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? A. ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, B. ऑर्डर ऑफ माम्पुगुपे, C. ऑर्डर ऑफ मेरिट, D है पद्म विभूषण। इसका सही आंसर है ऑर्डर ऑफ मापुंगुप्पे। ये दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा, और इसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। हमारे प्रोफेसर जो सलीम अब्दुल करीम हैं, ये जन स्वास्थ्य और HIV एड्स अनुसंधान की श्रेणी में इन्हें चुना गया है, और वहीं प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा को तपेदिक और श्वसन रोग के अनुसंधान के लिए सिल्वर श्रेणी में चुना गया है। तो पहले वाले जो चित्र है वह है प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम का, और दूसरा वाला जो है कीर्तन धेड़ा का है। यहाँ पर याद रखिएगा एक शब्द आया है CAPRIS, इसका पूरा नाम होता है सेंटर फॉर द एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका। ये प्रोग्राम चलाया था कीर्तन धेड़ा द्वारा। हाँ, मापुंगुप्पे दक्षिण अफ्रीका का प्राचीन साम्राज्य था, और यह यूनेस्को विश्व की धरोहर स्थल में शामिल है। उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। एक स्थल है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। हाल ही में स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप EWC 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन हैं? A. निहाल सरीन, B. D. गुकेश, C. अरविंद चिदम्बरम, D. R. प्रज्ञानंद। सही आंसर है अरविंद चिदम्बरम। चित्र में आप देख सकते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, और ये EWC 2026 में चयनित होने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने ड्रीम हेक एटलांटा आयोजित रोड टू EWC क्वालिफायर जीता है, और ग्रैंड फाइनल में इन्होंने अरविंद ने एलेक्सी सरना को 2-1 से हराया। अरविंद वर्तमान में S8UL स्पोर्ट टीम से जुड़े हुए हैं। निहाल सरीन और प्रगणेश M भी EWC 2026 क्वालिफायर की दौड़ में शामिल हैं। फिलहाल सबसे पहले व्यक्ति कौन बने हैं? अरविंद चिदम्बरम। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? A. इटली, B. जर्मनी, C. फ्रांस, D. कनाडा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है G7 का आयोजन किया जाएगा फ्रांस में। कब होगा भैया? तो 15 से 17 जून 2026 को G7 शिखर सम्मेलन, ये है 92वां 52। और इनोल मैक्रोन ने नरेंद्र मोदी जी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। फ्रांस में आयोजित होगा, और जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और AI आधारित मुद्दों पर चर्चा होगी। G7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें 7 देश शामिल हैं। भारत को भी इसमें बुलाया गया है इमैनुअल मैक्रोन द्वारा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका तथा यूरोपीय संघ के समूह G7 में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो बैठक हुई है उनको देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहाँ आयोजित हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में 24 से 27 मार्च को। ये 64वीं पूर्ण बैठक थी। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन, जो कि 14वां मंत्रिमंडल स्तरीय सम्मेलन था, ये कैमरून याओंडे कैमरून में आयोजित हुआ। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम
इसका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया 12 से 14 मार्च को। यूरोपियन काउंसिलिंग की शिखर बैठक का आयोजन किया गया था मार्च में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। वहीं ब्रेटन वुड्स कमेटी स्प्रिंग समिट का आयोजन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में किया गया था 14 अप्रैल को। वहीं यूरोपीय यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनौपचारिक बैठक का आयोजन 23 से 24 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया था। वहीं पर यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का 8वां शिखर सम्मेलन ये किया गया था आर्मेनिया में 4 मई को। वहीं यूरोपीय यूनियन और आर्मेनिया का पहला द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आर्मेनिया में आयोजित हुआ। चलिए, G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक 18 से 19 मई 2026 को पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई। कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी डायलॉग देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी 26 मई को। तो ये महत्वपूर्ण बैठक थी, इसको याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शराब में मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने एल्कोहल पर आधारित मात्रा पर टैक्स लगा दिया है और यह आबकारी नीति 11 मई 2026 से लागू होगी। आपको बता दें कि यह नीति 60 साल पुरानी थोक लीटर कराधान प्रणाली की जगह लेगी। अब टैक्स शराब की कीमत पर नहीं बल्कि मौजूद एल्कोहल की मात्रा पर लगेगा। नीति का उद्देश्य है अधिक एल्कोहल वाले पेय पदार्थ के सेवन को कम करना और सरकारी राजस्व बढ़ाना। नई व्यवस्था में प्रीमियम शराब की कीमतों में कमी और बजट शराब की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। उत्पाद जो शुल्क है 16 से घटाकर 8 कर दिया गया है। तो उत्पादन करो भैया, पियो खाओ ऐश करो। कर्नाटक की बात आई है तो मैप में आप कर्नाटक को देख सकते हैं। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना हुई। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। यहाँ की मुख्य भाषा कन्नड़। पड़ोसी देश की बात करें तो गोवा आपको दिखा भैया, ये है गोवा, छोटा सा, ठीक। और साथ ही साथ महाराष्ट्र आप देख सकते हो उत्तर में। और आंध्र प्रदेश मिल रहा है आपको ये उत्तर पूर्व में। आंध्र प्रदेश है उत्तर पूर्व में। तेलंगाना उत्तर पूर्व में। केरल दक्षिण में और तमिलनाडु भी दक्षिण में। तो इस प्रकार से इतने राज्यों के साथ सीमा बनाता है कर्नाटक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस दवा को औषधि नियम की अनुसूची H1 में शामिल किया है? ए पैरासीटामोल, बी एमोक्सिसिलिन, सी प्रेगेबलिन और डी है आइबुप्रोफेन। सही आंसर है प्रेगेबलिन। यह निर्णय युवाओं में दवा के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए लिया गया है। प्रोगाबलिन का उपयोग पुराने दर्द, नसों के दर्द और तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार में किया जाता है। अब इसकी बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के वैध पर्चे पर ही की जा सकेगी। कई राज्यों में इस दवा की अवैध बिक्री और भंडारण के मामले सामने आए थे। अनुसूची H1 में शामिल होने के बाद दवा की खरीदी बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो हो गया है शायद, है ना, ये हो गया। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नहीं हुआ ये। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 मई, बी 22 मई, सी 23 मई, डी 24 मई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इस बार जो जैव विविधता दिवस मनाया गया उसकी थीम थी वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। इसका उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी नागरिकों से साझा भविष्य बनाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ की। कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
हाल ही में किस टीम ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ए भारतीय सेना पर्वतारोहण टीम, बी आईटीबीपी महिला टीम, सी बीएसएफ महिला पर्वतारोहण टीम, डी एनडीआरएफ साहसिक टीम। सही आंसर है बीएसएफ की महिला पर्वतारोहण टीम ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टीम को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। बीएसएफ अपनी हीरक जयंती मना रहा है और महिला टीम में विश्व की सर्वोच्च चोटी पर वंदे मातरम भी गाया। अब बात आई है बीएसएफ की। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक है डीजी हैं प्रवीण कुमार। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में रेलवे यात्रियों के संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना देने के लिए किस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने को कहा गया है? ए 112, बी 139, सी 108, डी 100। सही आंसर है 139। रेलवे यात्रियों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 139। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी रेल भवन में। वहां पर उच्च स्तरीय सुरक्षा के लिए यह नंबर डायल कर सकते हैं आप 139 संदिग्ध गतिविधियों के लिए। हाँ, रेल सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई, ड्रोन और सीसीटीवी फुटेज जैसे तकनीकों का भी प्रयोग किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण नंबर देख लेते हैं जो कि सरकार के द्वारा जारी किया गया है और सभी के पास ये लिस्ट होनी चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपातकालीन सेवा, पुलिस, फायर सब के लिए एक साथ लगा सकते 112। केवल पुलिस चाहिए राज्य विभाग में 100। फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन के लिए राज्य सरकार द्वारा 101। वहीं पर एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 102 और 108। रेलवे सुरक्षा नंबर है 139 और रेलवे दुर्घटना सहायता हेल्पलाइन है 1072। सड़क दुर्घटना एवं हाईवे हेल्पलाइन के लिए है 1033 और 1073। साइबर फ्रॉड के लिए नंबर है 1930 और महिला हेल्पलाइन केंद्र सरकार की है 181 और या 1091। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन है 14567। आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन है 10701077 और एलपीजी गैस लीकेज हेल्पलाइन है 1906। एंटी करप्शन हेल्पलाइन 2 है 1031 और 1064। वहीं किसान कॉल सेंटर है 1551। वोटर हेल्पलाइन नंबर है 1950। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है 1915 और नारकोटिक हेल्पलाइन नंबर है 1933 और टेले मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित हेल्पलाइन है 14416। तो ये हेल्पलाइन नंबर याद रखिएगा, सभी के पास होना चाहिए। आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2026-27 में पर्यटन क्षेत्र के लिए उन्नत गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा किसने की? ए भारतीय रेलवे, बी आईआरसीटीसी, सी पर्यटन मंत्रालय, डी कर्नाटक सरकार। इसका सही आंसर है आईआरसीटीसी, जिसने गोल्डन चैरिटी लग्जरी ट्रेन का शुभारंभ किया है और ये उन्नत गोल्ड चैरिटी लग्जरी ट्रेन की शुभारंभ की घोषणा आईआरसीटी ने किया और ये दक्षिण भारत की संस्कृति, विरासत, पर्यटन के लिए जारी किया गया है लग्जरी ट्रेन। इस ट्रेन के केबिन में आपको स्मार्ट टीवी मिलेगी, वाईफाई मिलेगी और आलीशान साज सज्जा दिखी जाएगी। ट्रेन में सीसीटीवी निगरानी और उन्नत अग्नि अलार्म प्रणाली भी है इसमें। गोल्डन चैरिटी में 40 केबिन होंगे जिसमें कुल 80 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी और 3 प्रकार की ट्रेनें चलाई जा रही है। एक तो है प्राइड ऑफ कर्नाटक। प्राइड ऑफ कर्नाटक, इसमें बेंगलुरु, मैसूरू, हम्पी और गोवा शामिल है। वहीं ज्वेल्स ऑफ साउथ, ये कार्यक्रम में मैसूरी, महाबलीपुरम, तंजावुर और कोच्चि शामिल है। वहीं ग्लिम्प ऑफ कर्नाटक 4 दिनों का छोटा विरासत पर्यटन कार्यक्रम है। तो एक कहना चाहिए रेलवे में आप लग्जरी आइटम के साथ साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों का अनुभव ले सकते हैं।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए मई के पहले सोमवार को, बी मई के तीसरे गुरुवार को, सी जून के दूसरे रविवार को, डी अप्रैल के अंतिम शुक्रवार को। इसका सही आंसर है मई के तीसरे गुरुवार को हम वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस मनाते हैं। यह दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डिजिटल तकनीकों के लिए सुलभ केंद्रित करना। और इस बार जो वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस है 21 मई को मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 15वें मेगा संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी युवा कार्य और खेल मंत्रालय, डी सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय। सही आंसर है सी, युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने 75वां मेगा संस्करण 24 मई 2026 को आयोजित होगा और कार्यक्रम की अनुगाई करेंगे युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, अहमदाबाद से करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य है 2030 तक राष्ट्रमंडल खेलों की भारत की मेजबानी के लिए जन भागीदारी बढ़ाना। इस साइकिलिंग अभियान में 8000 से अधिक स्थानों पर आयोजित होगी। अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेल थीम पर आधारित विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस ऐप और डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है? ए संजीवनी ऐप और आयुष डैशबोर्ड, बी जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड, सी सुरक्षा ऐप और अमृत डैशबोर्ड, डी सेवा ऐप और वृद्धा डैशबोर्ड। तो इसका सही आंसर है बी जीवन ऐप और एक डैशबोर्ड है शतायु डैशबोर्ड। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वरिष्ठ नागरिक जीवन ऐप लॉन्च किया गया है और वहीं पर उनकी देखभाल के लिए एक बोर्ड जारी किया है शतायु डैशबोर्ड। इसे उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने। कार्यक्रम में कर्नाटक और केरल द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था पर प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि हाल ही में असम विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है रंजीत कुमार दास। रंजीत कुमार दास जो कि विधायी मामलों का व्यापक अनुभव रखते हैं, इन्हें असम के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में असम के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसका नाम है रंजीत कुमार दास। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हाल ही में 1000 कर्नाटक पब्लिक स्कूल स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने 1 जून 2026 से 1000 पब्लिक स्कूल स्थापित करेगा। ये द्वितीय पीयूसी एकीकृत शिक्षा प्रदान करेंगे और इस परियोजना के अंतर्गत 800 स्कूल शिक्षा विभाग के और 200 स्कूल अल्पसंख्यक विभाग के अधीन कार्य करेंगे और इस परियोजना की अनुमानित लगभग 3900 करोड़ रुपए लागी गई है और 3 वर्षों में ये कार्य पूर्ण होगा। कर्नाटक पब्लिक स्कूल में लगभग 1000 से 1200 विद्यार्थी की व्यवस्था रहेगी। हाँ, साथ ही साथ 6 से 8 तक के कक्षाओं के लिए 1000 स्कूलों में कौशल शिक्षा शुरू की जाएगी। तो ये 1000 नए पब्लिक स्कूल बनाएंगी कर्नाटक सरकार। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हाल ही में भारत का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मंत्रालय गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है केरल। केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने स्वतंत्र एआई मंत्रालय गठित कर दिया है। एआई मंत्री के रूप में पीके कुन्हालीकुट्टी को नियुक्त किया है और यह पहल एआई विजन
2031 के पहल के तहत शुरू किया गया है। इसमें मुख्य रूप से कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। हाँ, केरल पहले से पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य के रूप में जाना जाता है। तो आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।